और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला विरोधी बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में पार्टी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में सिद्दीकी महिला आरक्षण को लेकर विवादित बयान दे दिया। सिद्दीकी ने यह कह दिया कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक, पाउडर और बॉब कट वाली महिलाएं ही आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी और पिछड़ा समाज की महिलाओं को इस व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिद्दीकी ने मौजूदा महिला आरक्षण व्यवस्था में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा तय करने की मांग की है। अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर पाउडर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के महिला विरोधी बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। सिद्दीकी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। बीजेपी जहां बयान का विरोध कर रही है, कांग्रेस भी ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे रही है। राजद के लिए महिलाओं को अधिकार देने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ कभी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना तो कभी मीसा भारती को संसद बनाना है। अब सिद्दीकी साहब बेहतर होगा अपनी महिला नेत्रियों से पूछ दें कि क्या बाल कटवाना या लिपस्टिक और स्नो पाउडर लगाना अपराध है। ये राजद की महिला विरोधी सोच को परिलक्षित करता है और यही कारण है कि जब जब राजद सरकार में आती है तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पे होता है। राजद के नेताओं की कुंठित तो समाज को बांटने वाली सोच और मानसिकता अक्सर दिख जाती है। महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक बिल है केंद्र सरकार के द्वारा, पर राजद के नेता अब उस पर भी राजनीति कर रहे हैं और इस बार वो हमारी महिलाओं को बांट रहे हैं। महिलाओं को वस्तु समझने वाले उनके रख रखाव और श्रृंगार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आरक्षण का लाभ सही रूप में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सही मायने में आरक्षण की जरूरत है, तो ये चिंता तो सबको करनी ही चाहिए और इसके प्रयास भी सबको करने चाहिए। लेकिन रही बात महिलाओं के श्रृंगार के या उनके छोटे बालों के, तो इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। महिलाओं को जिस तरह से रहना है वो रहें, जिस तरह से कपड़े पहनना है वो पहने। उनके कहने का अर्थ है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनकी बड़ी आबादी है, उनको आप भागीदारी नहीं दे करके महिला आरक्षण में कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बयान को जिस तरह से तूल एक निगेटिव सेंस में दिया जा रहा है, ये निराशाजनक है। उन्होंने उनके शब्दों को नहीं, उनके भाव को आप देखिए। उन्होंने वही बातें कही जो बातें सदन में जब महिला आरक्षण विधेयक बिल पर बहस के दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने पूरा समर्थन इस बिल को दिया, इस मांग के साथ की तमाम महिलाओं की, तमाम वर्गों की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सदन में हो सके। और सिद्दीकी के महिला विरोधी बयान पर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल आरजेडी नेता अपने बयानों से पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अभी मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर सियासत थमी ही नहीं है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिलाओं पर विवादित बयान दे दिया। मनोज झा के बयान पर सियासी बवाल मचा ही था कि अब सिद्दीकी ने अपने बयान से राजनीतिक विरोधियों को एक और अहम मौका दे दिया है। आखिर आरजेडी नेता अपने बड़बोले बयान से बाज क्यों नहीं आ रहे? क्यों बार बार इस तरह के विवादित बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? दशकों के इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इस विधेयक का विपक्ष ने भी समर्थन किया। अब आरजेडी महिला आरक्षण बिल पर विवादास्पद बयान देकर अपना ही सियासी नुकसान करने में क्यों जुट गई है? विपक्ष की मांग है कि इसमें पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करना चाहिए, लेकिन इस मांग को सीधे तरीके से रखा जा सकता है। महिलाओं पर छींटकाशी करना कहां तक सही है? सवाल हम ये बार बार कर रहे हैं क्योंकि लिपस्टिक, बॉब कट और इन बातों का जिक्र करना कुछ जरूरी नहीं था। सीधे तौर पर भी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए मांग की जा सकती थी। महिला आरक्षण को लेकर अब तक राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क और बयान थे, लेकिन आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान सबकी समझ से परे है। सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं की निजता पर हमला कर दिया है। यही वजह है कि सियासी विरोधी उनके आपत्तिजनक बयान पर हमला कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि आरजेडी के इन समाजवादी नेताओं को क्या हो गया है? क्यों बार बार इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहे हैं?
बार बार विवादों से जुड़ते हैं, विवादों में बनते हैं और ऐसे बयान से अपना सियासी नुकसान भी करवाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच चुनाव में एनडीए की रणनीति पर चर्चा की गई। 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी अमित शाह से मिले थे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल उतनी ही तेज होती जा रही है। बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो शुक्रवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने बताया कि वो सीट शेयरिंग पर बात करने नहीं गए थे, लेकिन दशहरा के बाद अमित शाह बिहार आएंगे तब सीट शेयरिंग पर बात होगी और वो जो भी सीट देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। हम साफ कर दिया कि बहुत लोग टिकट फिकट की बात करते हैं, तो शुरू में ही हम आपसे बात कर दिया था कि आप हमारी औकात को क्या तौलते हैं, इसके आधार पर आप हमको जो भी सीट देंगे हम वो सीट स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सीट के साथ साथ अन्य सीट यानी 400 सीट बिहार का प्रधानमंत्री की झोली में हम लोग डालें, इसका हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम सीट की बात आपसे करने नहीं आए हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो दशहरा के बाद हम लोग बिहार में स्टेशन करेंगे, बात करेंगे, सारी बात उस समय हम लोग करेंगे। बुधवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जितनी सीटें पहली बार मिली थीं, उतनी तो मिल ही सकती हैं। तो चर्चा हुई एनडीए की स्ट्रेटजी क्या बेहतर से बेहतर हो सकती है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ताकि 40 में 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हो सके। आपको बताएं कि बिहार में एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए है। आईएनडीआईए में फिलहाल 6 पार्टियां हैं, जबकि जीतन राम मांझी के एनडीए में आने के बाद सहयोगियों की संख्या 5 हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अब किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो वक्त बता पाएगा। फिलहाल मुलाकात और बात के जरिए बीजेपी के सहयोगी दल सीटों को लेकर अपनी इच्छा बीजेपी नेतृत्व को बताने में पीछे नहीं रहना चाहते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब शाह से मांझी की मुलाकात को समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग होनी है। आईएनडीआईए में फिलहाल सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है, लेकिन मांझी दावा कर रहे हैं एनडीए में ये विवाद नहीं है, हमें सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करनी। अमित शाह बिहार आएंगे तब सीट शेयरिंग पर बात होगी। शाह जो भी सीट देंगे, जहां भी देंगे, वो हमें स्वीकार्य होगा। और मांझी के बयान का मतलब अब साफ है कि एनडीए में सीटों को लेकर ज्यादा खटपट नहीं है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो पार्टी का कोई भी सांसद नहीं है। कुशवाहा और मांझी की इच्छा कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की है। साल 2014 में जब कुशवाहा एनडीए में थे तब उनको 3 सीटें मिली थी और मांझी का कहना है कि उन्हें जो भी मिलेगा उस पर वो संतोष कर लेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में तो यही चर्चा है कि मांझी अपने बेटे यानी कि संतोष सुमन मांझी को संसद भेजना चाहते हैं और उन्हें सांसद बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो अमित शाह से मुलाकात करने गए थे, सीट शेयरिंग पर बात करने गए थे। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि हमें किसी तरह की कोई लालसा नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा उस पर हम संतोष करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि ललन सिंह उनके बड़े भाई हैं और उनका जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। वे अगर उठने को कहेंगे तो उठ जाएंगे और बैठने को कहेंगे तो बैठ भी जाएंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों ने यह भ्रम फैला दिया है कि उनका ललन सिंह से कोई मनमुटाव चल रहा है, लेकिन सच तो यही है कि ललन सिंह से हमारा पारिवारिक संबंध है और कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। अध्यक्ष हैं
ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं, तो कुछ मीडिया वाला भी उसको सहयोग कर देते हैं। विवाद होगा, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा क्यों विवाद होगा उनसे। ललन और अशोक के बीच अब विवाद को हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये चर्चा उठी क्यों। जेडीयू की बैठक में नीतीश के सामने ही दोनों भिड़ गए थे। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई थी। जमुई और बरबीघा की स्थानीय राजनीति को लेकर ये झगड़ा हुआ था। ललन ने अशोक चौधरी के बार बार बरबीघा जाने पर कई सवाल खड़े किए। ललन सिंह ने ये कह दिया कि वो लोकल पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अशोक चौधरी को बरबीघा की राजनीति से दूर रहने की सलाह दे दी है और इसी बात पर अशोक चौधरी तमतमा गए, गुस्से में आ गए और उनसे भिड़ गए। अशोक ने ललन सिंह की सलाह को सबके सामने खारिज कर दिया। ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था और इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी शुक्रवार को बरबीघा पहुंच गए। अब अशोक चौधरी झगड़े की बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा तो उनके साथ पारिवारिक संबंध है, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा भी करूंगा। अगर वो उठने के लिए कहते हैं तो मैं उठूंगा और बैठने के लिए कहते हैं तो मैं बैठूंगा। लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि दोनों के बीच में विवाद भी हुआ, बहस हुई राजनीतिक कारणों को लेकर, सियासत को लेकर। लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर खुद अशोक चौधरी ने अब विराम लगा दिया है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज बिहार में 31 जिला मुख्यालयों की 480 परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए डिजिटल तौर पर व्यवस्था की गई है। परीक्षा हॉल और प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय और आयोग के कंट्रोल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।